दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारी एक बहुत ही अच्छी आदत है और वो है किसी भी चीज़ को परखने की। जब हमने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाना होता है तो ना जाने कितने स्कूल हम घूमते हैं, उनके बारे में जानते हैं और तसल्ली होने के बाद ही अपने बच्चों का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाते हैं। इसी तरीके से अगर हमें अपने लिए डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, तब भी हम जांच पड़ताल करके कई लोगों से पूछने के बाद, तसल्ली होने के बाद ही डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने जाते हैं। अगर मैं बात करूँ फल की, सब्जियां खरीदने की या किराने का सामान लेने की, तब भी हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि कहाँ पे अच्छी क्वालिटी का सामान मिलेगा ताकि हम बीमार ना हो जाएं। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हम इतनी अच्छी परखने की शक्ति रखने के बावजूद भी जब वोट डालने की बारी आती है तो हम आंखें बंद करके कई बार वोट डालने की बात करते हैं कि फलानी व्यक्ति, फलानी पार्टी, चाहे किसी को भी वोट खड़ा कर दे, मुझे तो बस पार्टी को देखकर ही वोट डालना है, व्यक्ति को मैं नहीं देखूंगा, चाहे कोई भी खड़ा हो। दोस्तों, मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में वोट डालने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हमारे इस परखने की शक्ति की, जो परमपिता परमात्मा ने हम इंसानों को बखूबी दी है। क्योंकि जब हम चुनकर एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव करेंगे तो फिर हमारा देश भी मजबूत होगा, प्रदेश भी मजबूत होगा और हमारा शहर भी मजबूत, साफ सुंदर और विकासशील होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि बहुत से उम्मीदवार जो हैं पानीपत शहरी के लिए आपके पास आए होंगे या भी आ जाएंगे। उन सब ने अपने आप का परिचय भी आप सबको दिया होगा, उन्होंने अपना परिचय भी आपको दिया होगा। तो इसी कड़ी में मैं सीए जगदीश धमीजा भी अपना परिचय आप सबके समक्ष रखने जा रहा हूँ। मैं सीए जगदीश धमीजा, 27 नवंबर 1984 को मेरा जन्म पानीपत में ही हुआ है। मैंने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई सरकारी स्कूल कृष्णपुरा पानीपत से पूरी की है। उसके बाद 11th और 12th मैंने बीआर मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल कृष्णपुरा पानीपत से कॉमर्स विषय में पूरी की। इसके बाद मैंने बीकॉम आईबी कॉलेज से 2005 में पूरी की। उसके बाद मैं आईएएस की परीक्षा के लिए कोचिंग लेने के लिए दिल्ली गया। वहाँ करीबन 9 महीने मैंने कोचिंग ली और एक अटैम्प्ट भी आईएएस का दिया, लेकिन मैं उसमें पास नहीं हो पाया। तो मैं निराश होकर वापस लौट आया पानीपत और आकर मैंने यहाँ पर एक प्राइवेट फैक्ट्री में अकाउंटेंट की जॉब स्टार्ट कर दी। करीबन 17 महीने मैंने वहाँ पर जॉब करी और वहाँ पर जो चेकिंग के लिए, ऑडिट करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए आते थे, उनको देखता था, उनसे मिलता था। तो मेरे मन में भी एक विचार आया कि ये कितना ही महान प्रोफेशन है, कितने अच्छे लोग हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, क्यों ना मैं भी इसी की तैयारी करूं। तो उनसे प्रेरित होकर मैंने भी इस प्रोफेशन को चुना और नौकरी छोड़ के मैंने पढ़ाई दोबारा से शुरू करी और 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद 2012 में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। वर्तमान में मैं इस प्राउड प्रोफेशन का, पानीपत ब्रांच चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ, जिसकी मुझे बहुत ही खुशी है। दोस्तों, 2012 में जब मैं पास हुआ तो उसके बाद मैंने अपना ऑफिस खोला। जब लोग मुझसे रिटर्न भरवाने आते थे या इनकम टैक्स या जीएसटी, उस टाइम पे सेल टैक्स होता था, इन सब काम के लिए आते थे, मुझसे मिलते थे, तो धीरे धीरे वो मुझसे अपनी निजी समस्याएं भी साझा करने लगे और मैं उनकी समस्याओं को सही विभाग तक पहुंचाने में उनकी मदद करने लगा, जिससे उनका निवारण जल्दी जल्दी होने लगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके साथी ने, आपके इस भाई ने आज तक छोटी बड़ी मिलाकर 500 से ज़्यादा शिकायतें जो हैं वो विभिन्न विभिन्न विभागों को डाली हैं और जिसका कि निवारण भी हुआ है। उनमें से कुछ एक को मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा करना चाहूँगा। एक बार एक माताजी जिनके पति का देहांत हो चुका था और उनकी पेंशन, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में थे तो उनकी पेंशन माताजी को मिलती थी, तो करीबन 6 महीने से माताजी की पेंशन रुकी हुई थी। माताजी ने काफ़ी धक्के खा लिए विभाग के, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो माताजी मेरे पास आई तो उनकी बात मैंने सुनकर संबंधित विभाग को, पहले मैंने इस चीज़ को जांचा कि माताजी कहाँ जा रही हैं, वो गलत जगह जा रही थी। तो मैंने संबंधित सही विभाग तक उनकी शिकायत को पहुंचाया और करीबन 5 दिन के अंदर ही उनकी समस्या का हल हो गया। उनकी पिछली पेंशन भी आ गई और आगे की भी हर महीने की पेंशन आने लग गई। इसी प्रकार से कई बार कुछ लोगों का बिल कई लाखों में आ गया। जब उनका बिल देखा तो पता चला कि मीटर रीडिंग ही गलत गई हुई थी। हमने संबंधित विभाग को, बिजली विभाग को लिखकर उन चीज़ों को ठीक करवाया और उनका भी हल हुआ। अगर मैं कुछ और बड़े कार्यों की बात करूं, एक बार एक सज्जन ने घरौंडा से मुझे एक फ़ोटो भेजी जिसमें जो घरौंडा फ्लाईओवर बना हुआ है
उसके नीचे की मिट्टी सरक गई थी चूहों के खाने से, और उसके बाद लगातार बारिश होने से वहाँ की मिट्टी सरक गई थी और वो पुल कमज़ोर हो चुका था और वहाँ पर किसी भी समय कोई बड़ा हादसा हो सकता था, कई लोगों की जान जा सकती थी। जब उन्होंने ये फ़ोटो मुझे भेजी तो उसके बाद मैंने उसे ईमेल के माध्यम से संबंधित विभाग तक कड़े शब्दों में, देखिए कोई भी शिकायत करने के लिए सही विभाग तक भी शिकायत पहुंचनी जरूरी है और उसमें शब्दों का चयन जो है वो बड़े ध्यान से करना होता है कि आपको क्या लिखना है कि काम होए। तो उन सब कड़े शब्दों में के अंदर मैंने उस बात को वहाँ पे बात पहुँचाई, एनएचआई के चेयरमैन तक पहुँचाई मेल के माध्यम से, और दोस्तों यकीन मानिएगा कि 2 दिन के अंदर ही उस पुल को रिपेयर कर दिया गया। दोस्तों आप सब ने कई बार देखा होगा कि जीटी रोड को जब रिपेयर किया जाता है तो उसको खुरच दिया जाता है और उसके बाद उसको रिपेयर किया जाता है, और ये खुरचन इतनी गहरी होती है कि कोई भी व्यक्ति अगर मोटरसाइकिल पर जा रहा है, आप कल्पना कीजिए कि उसके पीछे उसकी पत्नी और गोद में छोटा सा बच्चा भी बैठा है और वह अचानक से एकदम ही वो खड्डे आ जाएंगे और एकदम से बाइक स्लिप होकर गिरने के पूरे चांस रहते हैं, और पीछे से आने वाली मोटरसाइकिलें हैं या बसें हैं वो एकदम उन व्यक्तियों को रौंद कर आगे जा सकती है। तो वहाँ पे केवल चोट नहीं, उन व्यक्तियों को, उन छोटे छोटे बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ये 2 से 3 दिन के अंदर रिपेयर हो जानी चाहिए, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से चलते इस काम को ये कई कई दिन तक टालते रहते हैं। तो उस केस में भी ये पानीपत से करनाल तक करीबन 20 जगह तक खुरचन थी, जिसको काफ़ी लंबे तक ठीक नहीं किया गया। एक दिन जब मैं उस रास्ते से गुजरा, मैंने उस चीज़ को देखा तो मैंने संबंधित अधिकारियों तक उस बात को पहुँचाया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी इसको काम को करवाने की। 40 दिन उन्होंने गुजार दिए और 6 बार मेरी रिक्वेस्ट गई लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ। 7वीं बार जब मैंने उनसे सख्त लहजे के अंदर लेटर लिखा, सब रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड बातें कर रहा हूँ मैं। जब 7वीं बार मैंने उनको सख्त लहजे में लिखा तो वो मुझसे नाराज़ होकर मुझे गिरफ्तार करने की बात करने लगे कि आप हमारे खिलाफ ऐसे बोलते, हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे खिलाफ एक्शन लीजिए, लेकिन जनता की आवाज़ है तो मैं उठाऊँगा। तो इस बात से उन्होंने 2 दिन के अंदर ही सड़क को बना दिया। आप महसूस कीजिए, काम वो 2 दिन का ही था और 2 दिन में ही हुआ, लेकिन जब एक व्यक्ति ने आवाज़ उठाई तब हुआ। कितने दिन लग गए ना जाने, इस समय कितने हादसे हो गए। इसी प्रकार से दोस्तों मैं आपका ध्यान पानीपत के फ्लाईओवर के ऊपर बने एंट्री और एग्जिट कट की तरफ भी खुलवाना चाहूँगा। दोस्तों इसकी अप्रूवल करीबन 4 साल पहले आ गई थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते ये काम 4 साल तक लटका रहा। अक्टूबर 2022 में मैंने इस मुद्दे पर एनएचआई के साथ पत्राचार करना शुरू किया, तब मुझे इसकी असल प्रॉब्लम पता चली कि ये काम इतने सालों से क्यों रुका हुआ है। वो काम कुछ भी नहीं था, मैंने उस काम को के लिए जो था अन्य विभागों के साथ कुछ पत्राचार करना था, करा, उस प्रॉब्लम को सोल्व करवाया और आज हमारा जो एंट्री एग्जिट कट है वो स्टार्ट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस चीज़ का तो क्रेडिट हमारे कुछ नेता ले चुके हैं, तो मैं ये दावा किस बात पर कर रहा हूँ, किन आधार पर कर रहा हूँ, किन तथ्यों पर कर रहा हूँ। तो दोस्तों मेरे पास सारे लेटर के जो विभाग ने मुझे जवाब दिए वो सारे पत्राचार हैं, करीबन 8 से 10 ये पत्राचार हैं जिसके अंदर ये सारी बातें हमारी हो रही हैं कि वो कब काम शुरू कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं, जो मैं अपनी आने वाली वीडियो में, आगे आने वाली वीडियो में आप सबके साथ साझा करता चलूँगा। तो दोस्तों अभी जो बरसत रोड और हन्नू स्वीट्स के पास एंट्री और एग्जिट कट खुलने की बातें चल रही हैं, शायद हमारे कुछ नेता तो उस चीज़ को भूल गए होंगे क्योंकि वो काम होने वाला नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं लगातार विभाग के साथ पत्राचार कर रहा हूँ, उनके साथ मेरी बातचीत जारी है और मुझे उम्मीद है कि उसके अंदर भी मुझे सफलता मिलेगी। दोस्तों मैं एक चीज़ आपकी तरफ ध्यान खिंचवाना चाहूँगा, इन सभी समस्याओं के हल तो हुए, किसी समस्या का हल 7 दिन में हुआ, किसी का 7 महीने में हुआ, तो किसी का 1 साल में हुआ। जो समस्याएं 7 महीने या 1 साल के अंदर सुलझी, उनका हल भी 7 दिन के अंदर हो सकता था, चाहे वो फ्लाईओवर पे कट खोलने वाला काम ही क्यों ना हो। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी कुछ लोगों के अंदर, जिसकी वजह से इस काम को लटकाया गया। उनके पास कलम की ताकत नहीं थी, वो लिखना या तो जानते नहीं थे या वो लिखना चाहते नहीं थे, कुछ भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये काम लटका रहा। जब मैंने एक व्यक्ति के तौर पर ये आवाज़ें उठाई और काम हुए, तो मुझे एहसास हुआ कि यदि मैं जनता के हाथ की ताकत बन जाऊं, उनके ताकत बन जाऊं, तो मेरे पास जब कुछ शक्तियां आ जाएं काम करने की, तो इन कामों को जो 1-1 साल तक, 2-2 साल तक लटके पड़े रहते हैं, इनको मैं हफ्ते 10 दिन के अंदर टाइम पर पूरे करवा सकूंगा। दोस्तों तो इसी अपील के साथ
मैं आप सबके बीच में आया हूं। मैंने विधानसभा का पानीपत शहरी से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप जो हैं मुझे अगर मजबूत बनाते हैं तो मैं आपकी सशक्त आवाज़ बनकर पूरे शहर का, पूरे अपने पानीपत शहर का विकास करूंगा और जो भी समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द निवारण करूंगा। एक बात मैं और आपका ध्यान खिंचवाना चाहूँगा कि जो शहर के अंदर समस्याएं हैं वो इस कारण से नहीं है कि उनका कोई निवारण नहीं है, वो इस कारण से हैं कि उनका निवारण करने की इच्छा शक्ति रखने वाले व्यक्तियों की, नेताओं की कमी है। मैं आपके सामने आने वाली वीडियो में कई मुद्दों को रखूंगा, अहम मुद्दों को रखूंगा और उनका जो प्रैक्टिकल सलूशन है उसके बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि केवल मुद्दों पर बात करना, केवल प्रॉब्लम्स पर बात करना ही करने से हमारा आधा हक नहीं हो जाता। हमें उसके साथ साथ हर प्रॉब्लम की सलूशन पर भी बात करनी पड़ेगी, तभी एक नेता नेता बनता है। तो दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप पर फॉलो ज़रूर करेंगे ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो भी विद प्रूफ, जो मेरी कुछ पुराने किए हुए हैं, करीबन 500 से ज़्यादा मेरी ऐसी शिकायतें हैं जो मैं आपके साथ साझा करूंगा धीरे धीरे करके, और मेरे जो मुद्दे हैं उनको भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो ये सारी बातें मैं आगे आने वाली वीडियो में करते रहेंगे, जिनको आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरी बातों से सहमत हों तभी आप इसको आगे शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।